मोदी ने पेरिस ओलंपिक में शामिल होने वाले भारतीय दल से की बातचीत, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए पेरिस ओलंपिक के लिए दी शुभकामनाएं। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किया नियुक्त, अधिसूचना जारी की। बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, विमुक्त व घुमंतू जाति के लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मिलेंगे घर, करवाना होगा पंजीकरण। और नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए संपूर्णता अभियान के तहत भिवानी, पलवल और रेवाड़ी में करवाए गए कार्यक्रम, प्रदेश के चयनित 7 प्रखंडों को 6 संकेतकों के आधार पर किया जाएगा पूर्व विकसित। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा भी मौजूद रहीं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत में उन्हें पेरिस ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं भी दी। पीएम ने कहा कि आपको पेरिस ओलंपिक में कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी। अब पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करें। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, प्रियंका गोस्वामी और निखत जरीन से भी बातचीत की। लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं, देखिए आज ऐसा रहा वैसा रहा। दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीजों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पहली बार ओलंपिक खेलने जा रहे खिलाड़ियों से बातचीत की और उनकी तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। इस मौके पर हरियाणा की एयर राइफल शूटिंग खिलाड़ी रमिता जिंदल और रोहतक की पहलवान रितिका खरकड़ा, झज्जर की शूटर मनु भाकर ने अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा किए। स्टार्ट किया है मैंने, तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और साथ में मोटिवेशन भी है काफ़ी कि देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊँ वहाँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं पहली बार जा रही हूँ। एक्साइटमेंट भी बहुत है कि मैं अपना मैट पे प्रदर्शन दिखाऊंगी, पूरे देश की नज़र मुझ पे होगी और सभी लोग दुआ भी कर रहे हैं और मैं भी अपना 100% दूंगी। 2018 में जो फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का, उसमें मैंने नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था और वहीं से उसके बाद मैं टॉप्स के कोर ग्रुप में आ गई थी और तब से बस यही था कि इंडिया की जर्सी चाहिए और इंडिया के लिए खेलना है। और खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो बहुत सारे लोगों को उसने एक मार्गदर्शन दिया है और आई थिंक वहाँ से काफ़ी सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो आज मैं अपनी टीम में देखती हूँ, मेरे साथ भी खेलते हैं और मेरे से जूनियर भी हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा से स्पेशल मांग करते हुए कहा कि तुम्हारा चूरमा इस बार आया नहीं। इस पर नीरज चोपड़ा ने कहा कि वो जल्द ही मां के हाथ का बना चूरमा उन्हें खिलाएंगे। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो, और नहीं मुझे तेरी बाग के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। बताइए। बिल्कुल सर, हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफ़ी कम कंपटीशन खेल रहा हूं क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफ़ी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेला था और वो काफ़ी अच्छा रहा और 1 महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है।
ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की अगुवाई करेंगे। भारतीय एथलेटिक्स टीम में 17 पुरुष और 11 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन ने पुष्टि की है कि सुमित नागल पेरिस ओलंपिक के सिंगल स्पर्धा में अपनी चुनौती पेश करेंगे। ये दूसरी बार है जब नागल ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले वो 2020 में हुए टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। इसमें वो दूसरी दौर में हार कर बाहर हो गए थे। उधर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आगामी 26 जुलाई से पेरिस में शुरू होने जा रहे पेरिस ओलंपिक 2024 को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइन में ओलंपिक गेम्स 2024 की कवरेज के लिए टेलीविजन, रेडियो और अन्य मीडिया को निर्देश जारी किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुताबिक टीवी चैनल के लिए एक दिन में ओलंपिक गेम्स का अधिकतम 6 मिनट का ही कंटेंट उपयोग कर सकते हैं। ओलंपिक गेम्स में समाचार चैनल एक दिन में 3 न्यूज़ प्रोग्राम से ज़्यादा प्रसारित नहीं कर सकते हैं। टीवी चैनल किसी भी न्यूज़ प्रोग्राम में 2 मिनट से ज़्यादा ओलंपिक गेम के कंटेंट का उपयोग नहीं कर सकता। न्यूज़ प्रोग्राम और ओलंपिक गेम के प्रसारण के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतराल अनिवार्य है। न्यूज़ प्रोग्राम में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं के लिए ओलंपिक कंटेंट को कम से कम 15 सेकंड ही उपयोग किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। अक्टूबर 2023 में जस्टिस रविशंकर झा की सेवानिवृत्ति के बाद चीफ जस्टिस का पद रिक्त था। उनके बाद जस्टिस रितु बाहरी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला था। जस्टिस रितु बाहरी की पदोन्नति के बाद ये पद रिक्त हो गया था और जस्टिस जी.एस. संदवालिया को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में 27 दिसंबर 2023 को शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। 6 माह का समय बीत जाने के बाद केंद्र सरकार ने नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर में बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती पर बंजारा समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विमुक्त व घुमंती जाति के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण के तहत आवास की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सभी परिवार पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं ताकि उनके सिर पर छत के सपने को साकार किया जा सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा लखी शाह बंजारा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आगामी 31 अगस्त को सरकारी तौर पर विमुक्त दिवस मनाया जाएगा। विमुक्त, घुमंतु व टपरीवास जातियों के कल्याण और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार ने अलग से बोर्ड का गठन किया है और भविष्य में बोर्ड के सदस्य इन्हीं समाज से नामित किए जाएंगे। करेंगे और ताकि हमारे इस समाज को ये लाभ मिल सके और हमारा समाज ये भी आगे बढ़ सके। जो पिछड़ा है उस पिछड़े को अगड़ा करने का काम एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। सरकार की ये सोच है, एक भी सर ऐसा नहीं रहेगा जिस सर के ऊपर छत नहीं होगी। और मैं आपको इस बात के लिए ये पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं। हमने जो एक नीति योजना बनाई है, एक पोर्टल की भी हमने बात कही थी कि एक पोर्टल बनाया जाए और उस पोर्टल के ऊपर आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। जिसके पास मकान नहीं है या जिसके पास प्लॉट नहीं है वो प्लॉट भी और मकान भी देने की व्यवस्था वो हमारी सरकार करेगी। समाज के प्रतिनिधियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के समान आरक्षण का लाभ देने की मांग पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत चरखी दादरी जिला के बारडा प्रखंड में संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें अधिकारियों, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आम नागरिक व स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लिया तथा इस अभियान को सफल बनाने की शपथ ली। इस मौके पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया तथा विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया।
खंड शिक्षा अधिकारी जलकरण सिंह ने बताया कि अभियान के तहत चरखी दादरी जिले के बारडा ब्लॉक को पूर्ण विकसित करने के लिए चुना गया है। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने व शासन में सुधार करना है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, आधारभूत सुविधाएं, सामाजिक विकास सहित 6 बिंदुओं पर मुख्य रूप से कार्य करना है। जो 6 इंडिकेटर्स हैं उन पर हमने 4 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक ये 6 इंडिकेटर हैं, ये पूरे करके नीति आयोग के पास हमने भेजने हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि हम ये जो टारगेट दिया गया, समय दिया गया है, इसमें हम इनको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। बारडा को एक आकांक्षित ब्लॉक घोषित किया गया है और जो सरकार की विभिन्न स्कीमें कृषि विभाग द्वारा, आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा और चिकित्सक द्वारा जो स्कीमें बताई गई हैं, इसको नीचे तक हमें उम्मीद है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी मिलकर नीचे तक इसको लागू करेंगे। उधर पलवल में भी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत नीति आयोग के सलाहकार जयंत सिंह ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। साथ ही स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को चेक वितरित किए गए। जयंत सिंह ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सबसे पिछड़े ब्लॉकों के विकास में तेजी लाना और सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इसके तहत स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा के सूचांकों को 100% प्राप्त करना है। शुरू में वो प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में ही होते हैं। अगर वहाँ उस टाइम नरिशमेंट वगैरह पे हम लोग कायदे से ध्यान दें तो आगे चल के नॉट ओनली संतान स्वस्थ होती है, बट कई सारी जो डिजीजेज जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो अवॉइड हो जाती है। तो उस लेवल में जो जागरूकता लानी है समाज में, वो है काफ़ी बहुत बड़ा इसका उद्देश्य। और बाकी दो जो हैं वो काफ़ी दूरगामी और स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन हैं जो डायबिटीज़ और डायबिटीज़, बीपी वगैरह को लेके है। डॉक्टर सुरेंद्र आर्या ने बताया कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग को जो पैरामीटर्स दिए गए हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन किया जाए, उनके सभी प्रकार की जो जांचें होती है प्रेग्नेंट फीमेल्स की, वो सारी जांच की जाए। साथ में ही जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि शुगर और हाइपरटेंशन, जिसका कि एक वर्ड की जो है हमारी ये बनी हुई है, इसमें जो है उनका जो है स्क्रीनिंग करना। अर्ली स्क्रीनिंग का मतलब है अर्ली डायग्नोस करना और अर्ली ट्रीटमेंट देना, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो पाए। रेवाड़ी जिले के नाहड़ प्रखंड में भी आज संपूर्णता अभियान का आगाज हुआ। ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा के सूचकांकों को 100% प्राप्त करना है। वहीं महिला एवं बाल विकास अधिकारी शालू यादव ने बताया कि संपूर्णता अभियान का उद्देश्य आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तो उसके लिए हमारे पास अभी इस ज़िले में 1100 कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो उनका हम मतलब हर महीने मैपिंग करेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करेंगे कि भाई वो अपने पोषण स्तर को सुधारने के लिए खान पान का ध्यान रखें। प्रेगनेंटी के टाइम कितना खाना चाहिए, क्योंकि उनको दो अपने उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका भी खान पान का ध्यान रखना है, जिससे कि वो एनीमिक ना हो और बच्चा आगे जाके कुपोषित ना हो। मेरे पहले बेटे पर सरकार ने मुझे 5000 रुपये दिए थे, PI बैंक से, प्रधानमंत्री से दिए, इसलिए मैं सरकार का काफ़ी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुझे जो सरकार ने जो बेनिफिट दिया है वो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और इसका मैं सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। 18 वीओ के ऊपर एक CLF बना हुआ है, ग्राम संगठन, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर होता है, वो नाहड़ ब्लॉक में है सर। और हम जो लेडीज़ है सेल्फ डिपेंड हो सके उनके लिए ये ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें हम अपने हाथों से अचार, पापड़ और भी छोटे मोटे रोजगार खुद अपने बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं।
मेडिकल साइंस राष्ट्रीय बोर्ड ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एजुकेशन जून 2024 के उम्मीदवारों को मूर्ख बनाने वाले सोशल मीडिया समूहों के संबंध में सावधानी बरतने की सलाह दी है। FMGE जून 2024 से 6 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाला है। बोर्ड ने कहा कि संज्ञान में आया है कि कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से FMGE उम्मीदवारों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपरोक्त कोजोनर्स अच्छी खासी रकम के बदले प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने का दावा कर रहे हैं। ये भी पता चला है कि केरल में ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई है जो FMGE उम्मीदवारों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। FMGE के लिए प्रश्न पत्र अभी भी तैयारी में है। आवेदकों को आगाह किया जाता है कि वो ऐसे बेईमान तत्वों के बहकावे में न आएं। बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी गतिविधि में FMGE उम्मीदवार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलिप्तता पाई जाने पर उनके द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। हिसार के ऑटो मार्केट में कुछ दिन पहले एक गाड़ी के शोरूम पर फायरिंग करके 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले आरोपियों को ना पकड़ पाने के विरोध में आज शहर में सभी दुकानें बंद रही। ऑटो मार्केट के 3 व्यापारियों से 9 करोड़ की फिरौती मांगने वाले आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। इसी के विरोध में 72 मार्केट एसोसिएशन ने आज दुकानें बंद करके अपना विरोध दर्ज कराया। हरियाणा व्यापार मंडल के आह्वान पर आज पूरा दिन हिसार शहर के मार्केट को बंद रखने की घोषणा की गई थी। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स, कोचिंग संस्थान, अनाज मंडी के साथ साथ बार एसोसिएशन ने काम बंद रखकर अपना विरोध जताया। व्यापारियों ने बताया कि हिसार बंद का पूरा असर रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए प्रदेश सरकार को सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए। सारा व्यापारी वर्ग एकजुट है और बंद शांतिपूर्ण रखा गया है। उनकी सरकार से मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर त्वरित कार्रवाई की जाए। ये कह रहे हरियाणा का 5 आदमी आने तैयार। हम ये चाहते हैं शांति प्रिय बंद है। और एक अपील और है मुख्यमंत्री जी से, भाई पुख्ता इलाज करो, नहीं ये आंदोलन बढ़ेगा। आप कहोगे भी क्या हो रहा है, आंदोलन बढ़ेगा, हरियाणा बंद होगा, लोग सड़कों पे आएंगे, फिर जाम भी होंगे। सारा हिसार बंद है। आज क्यों बंद है? क्योंकि दिन दहाड़े महिंद्रा के शोरूम पे 40 राउंड फायर करके 5 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। अपराधी वहां भी नहीं रुकते हैं। उससे अगले दिन भीम मोटर पे 2 करोड़ की फिरौती मांगे जाते हैं। तीसरे दिन गोयल त्रिपाल पे 2 करोड़ की फिरौती मांगते जाते हैं। मेरी सरकार से अपील है कि ये अपराधी है, इनको तुरंत पकड़ा जाए। और सभी का बंद एक ही उसमें है, जो बढ़ता अपराध हरियाणा प्रदेश में बढ़ता अपराध है उसके विरोध में है। जो महिंद्रा के शोरूम पे आज 10-15 दिन हो गए, आज तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। उन अपराधियों को पकड़ने के लिए जो व्यापार मंडल की तरफ से जो कॉल आई थी, सभी व्यापारी एकजुट है और व्यापारियों ने सभी ने व्यापारियों के साथ कर्मचारी और जो जितने भी जो साथी लोग हैं, किसान, मजदूर, कर्मचारी सभी साथ है। प्रदेश के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज फरीदाबाद में कष्ट निवारण समिति की बैठक में करीब 16 परिवादों की सुनवाई करते हुए 12 का मौके पर ही निपटान किया, जबकि 4 मामलों को अगली मीटिंग के लिए रखा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर लोगों की समस्या को निपटाने में कोई भी अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में सरकार जनहित को लेकर हर वर्ग के लिए काम कर रही है। इस कमेटी के अंदर कोई मुद्दा आता है तो तुरंत उसका समाधान हो, और इसी तरह से अधिकारियों को भी हमने निर्देश दिए हैं कि वो अपने स्तर पर भी ऐसी समस्याओं का निराकरण करें। और वैसे हमने हर जिला स्तर पर समाधान शिविर भी लगा रहे हैं और उसमें भी लोग जो अपनी अपनी समस्याएं हैं वो रख रहे हैं। और केंद्रीय स्तर पर हमारे चंडीगढ़ से कितनी शिकायतें आती हैं, कितना समाधान होता है, उन सब की हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। विशंबर सिंह की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 12 मामले रखे गए, जिनमें से 7 का मौके पर ही निपटारा किया गया। इस दौरान विशंबर सिंह ने कहा कि लगातार तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और इसके नेता लगातार भाजपा में आ रहे हैं। किरण चौधरी के बाद कई और नेता भी भाजपा के संपर्क में हैं। मौके पर किया है, 5 पेंडिंग है और मुझे लगता है 5 ही बहुत जल्दी हम जो है उसका
समाधान करने वाले। पुरजोर से तैयारियां हम तीसरी बार हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस का रिवर्स गियर लगना शुरू हो गया है। मैडम किरण चौधरी एक बहुत बड़ी नेत्री और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, विकास कार्यों से, हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नीतियों से अवगत होकर के, उनसे खुश होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज यमुनानगर जिले के जगाधरी हलके के गांव खदरी में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने जनता दरबार में गैर हाजिर रहने वाले और लोगों के कामों में लापरवाही करने वाले छछरौली बिजली विभाग में कार्यरत एसडीओ कमल पानरा और जेई कृष्ण सैनी को सस्पेंड कर दिया। कृषि मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये अधिकारी जनता दरबार में पहले तो नदारद रहे और फिर बहुत देर से बाद आए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं और जनता के कार्यों को प्राथमिकता से करें। उस टाइम भी ये अधिकारी लापता था, उस बार भी आया नहीं था, अब की बार भी जानकारी दी गई थी लेकिन इस समय पे नहीं आए। जब हमने आदेश कर दिया उसका, उसके बाद शायद उसको कहीं से जानकारी मिली होगी तब ये आए, उसके बाद आया। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रहला रही है और वैसे भी लोगों की काफ़ी शिकायत है। तो सस्पेंड किया गया सर? हाँ बिल्कुल, एक यही और एक व्यवस्था को सस्पेंड किया। लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे जो अधिकारी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हर सप्ताह के शुक्रवार के दिन हम शुरू से ही लोगों की समस्याएँ सुनते हैं। पहले मैं खिदराबाद और छछरौली में सुनता था, अब मैंने आज खदरी और लिंदी में प्रोग्राम रखा है। ऐसे ही कुछ प्रोग्राम और रखना चाहते हैं, जैसे देवधर में है, करवाड़े में है, कोट में है, कुछ और बीच बीच में, ताकि कुछ लोगों को उससे लाभ रहता है। कैथल में आज जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक प्रदेश के स्वास्थ्य एवं नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने 14 परिवादों में से 10 का मौके पर ही निपटान किया। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को जनता की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हिसार एयरपोर्ट की सभी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई हैं। सरकार ने एयरपोर्ट के बड़े लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और हमें उम्मीद है कि 31 जुलाई तक लाइसेंस मिल जाएगा। अगस्त माह में हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए हवाई यात्रा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जिससे आने वाले समय में प्रदेश को बड़ी संख्या में डॉक्टर मिलेंगे और जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। हमारे आने का मतलब और ये सब जो जमावड़ा हमने लगाया, इसका मतलब एक संदेश है, अधिकारियों को भी संदेश है, जनता को भी संदेश है। जो काम, सैकड़ों काम तो हो गए होंगे, अब ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका है ना। आज हमने उसके लिए अप्लाई किया है कि हमें लाइसेंस मिले। 19 जून को 15 लाख रुपए जमा कराकर हमने बड़े लाइसेंस को लाइसेंस लेने का हमने अप्लाई किया है। अब वो लाइसेंस मिलते ही आज हम इस पोजीशन में आ गए कि आज लाइसेंस मिलेगा। अब आप कहेंगे ये लाइसेंस 10 साल में क्यों अप्लाई करा? अरे सब कुछ बनाकर ही तो करेंगे ना। अब 10,000 फुट की पट्टी एक दिन में तो नहीं बनती, उसके साथ नाइट लैंडिंग फैसिलिटी, लाइट का भी काम है, अग्निशमन का भी, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। एक बिल्डिंग हमें एक पेट्रोल पंप चलाना होता है तो उसकी 10 NOC लेनी पड़ती है। तो हवाई जहाज की जो NOC है अब वो हम लेंगे और उम्मीद है 31 जुलाई तक हमें लाइसेंस मिल जाएगा। हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट के लिए लाइसेंस से संबंधित सभी विभाग कार्यों को जल्द पूरा करें ताकि आने वाले दिनों में हिसार से उड़ान जल्द से जल्द शुरू की जा सके। उन्होंने कल चंडीगढ़ में हिसार एयरपोर्ट को लेकर नागरिक उड्डयन विभाग, लोक निर्माण, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग, गृह, अग्निशमन सेवाएं व HSIIDC विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उड्डयन मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हिसार एयरपोर्ट के लाइसेंस हेतु सभी विभागों का कार्य शीघ्र पूरा हो, जिससे हिसार हवाई अड्डे को जल्द से जल्द संचालित किया जा सके। उन्होंने इसके लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को एयरपोर्ट के रनवे डिजाइन व अन्य कार्य, गृह विभाग को सुरक्षा स्टाफ व उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए
और HSIIDC को भूमि उपलब्ध शीघ्र करवाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश भर में सरकारी कार्यालयों में लग रहे समाधान शिविर लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। आज फतेहाबाद जिले में रतिया में विधायक लक्ष्मण नापा की अध्यक्षता में लगाए गए शिविर में 200 से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि समाधान शिविरों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। आज के शिविर में लोग बुढ़ापा पेंशन, परिवार पहचान पत्र और पेयजल व पानी की निकासी आदि की समस्याओं को लेकर पहुंचे। डीसी के ऑफिस में सब समाधान शिविर लगे हुए हैं और मैंने आज यहाँ आके खुद मैंने देखा है कि बहुत लोगों को रिलीफ मिल रहा है। किसी की कोई फैमिली आईडी गलत है, किसी की पेंशन नहीं बनी, या किसी का कोई थाने का काम है, किसी भी महकमे का काम है, चाहे वो नगर पालिका से NDC का मामला है, तो कोई भी व्यक्ति आके यहाँ SDM साहब को मिलके यहाँ अपना काम करवा सकता है। और मैं आज देख रहा हूँ कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ मिल रहा है। इस मौके पर SDM जगदीश चंद्र ने बताया कि ये शिविर लगातार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक उनके कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है। आज के शिविर में भी सैकड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। 11 बजे तक का टाइम है, उसके बाद भी अगर आमजन बैठे रहते हैं तो उसके बाद भी हम कंटिन्यू रखते हैं। सभी डिपार्टमेंट आते हैं, सभी की 1 बाय 1 करके उनको सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम का मौके पर निपटारा करवाया जा सके। अगर मौके पर निपटारा ना हो सके तो उसको हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहीं भी भेजना, उसको भिजवाने का काम करते हैं। समाधान शिविर में लाभ उठाने वाले लाभार्थियों ने बताया कि ये योजना उनके लिए वरदान बनकर आई है। इस शिविर में आने से उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो गया, जिसके लिए वे सरकार और प्रशासन का आभार जताते हैं। पूरा समाधान किया, जैसे मैं पेंशन का होगा, फैमिली आईडी का होगा, जो भी सिस्टम है उन्होंने सभी अफसर बैठाए हुए हैं। यहाँ पर SDM भी आए हुए हैं, विधायक भी आए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या कहना चाहेंगे, इससे क्या लाभ होगा जनता को? जनता की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और यहाँ पे सर हम फैमिली आईडी से रिलेटेड काम के लिए आए हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्कीम लागू की है कि समाधान शिविर लगाया है, जो एक छत के नीचे सारे काम हो जाते हैं कि हम जगह जगह जाना नहीं पड़ता। ये गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई है बहुत ही अच्छी है। हमारी भी कोई समस्या थी, हम आए हैं SDM साहब से और तहसीलदार साहब से हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने हमारी समस्या को बहुत अच्छे से सही ढंग से सुना है उन्होंने और उसका जल्द समाधान होने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल व विधायक लीला राम ने कल कैथल से अयोध्या के लिए हरियाणा रोडवेज की वॉल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद नवीन जिंदल ने अयोध्या जाने वाले यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कई वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है। बुजुर्ग थे सभी इस बात से बहुत खुश हैं और सभी को जिज्ञासा भी है, सबकी मन की इच्छा है, दिल की इच्छा है कि जाकर के वहाँ अयोध्या में जाकर के राम मंदिर में दर्शन करें। लोग अलग अलग तरीके से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बसों से जा सकते हैं। तो यहाँ से जो है हरियाणा सरकार ने ये अरेंजमेंट किया है कि यहाँ से बसें जो है लेकर के जाएंगे। लगभग मेरे ख्याल से 50 या 52 लोग हैं उसके अंदर जो कि अयोध्या जाएंगे। तीर्थयात्रियों ने कहा कि उनके मन में काफी समय से भगवान श्री राम के दर्शन करने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनकी ये तीर्थ यात्रा करने की इच्छा को भी पूरा कर दिया है। इसके लिए वे सरकार के आभारी हैं। हम बहुत बढ़िया चल रहे हैं, सरकार की मोदी की चल रही है, हमने बहुत बढ़िया माध्यम मिला है। आगे इसका भी धन्यवाद हो, हमारा भी धन्यवाद हो। और मेरी इच्छा थी अयोध्या में राम जी के दर्शन करने मंदिर देखने, तो मैं नहीं जा पा रहा था, तो सरकार के तरफ से बहुत शुक्रिया। तकनीकी दक्षता, पेराई क्षमता और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही करनाल शुगर मिल ने एक बार फिर किसानों को गन्ने का पूर्ण भुगतान करने में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। आज गन्ना उत्पादक किसानों और भारतीय किसान यूनियन ने करनाल शुगर मिल प्रबंधन का आभार जताते हुए उन्हें सम्मानित किया। यही नहीं, अपने 18 मेगावाट के उत्पादन संयंत्र से ये शुगर मिल गन्ने के वेस्ट से बिजली बनाकर आज करोड़ों रुपया कमा रही है। मिल के प्रबंधन निदेशक हितेंद्र कुमार ने कहा कि शुगर मिल और किसानों के बीच बेहतर तालमेल के साथ हम किसानों को समय पर भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 मेगावाट से 6 मेगावाट के आंतरिक खपत के बाद बाकी बिजली HPPC को भेजी जा रही है।
हरियाणा बिजली खरीद केंद्र को बिजली की आपूर्ति कर मिल ने चालू पेराई सत्र के दौरान 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित की है। महाप्रबंधक ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का बिक्री के 5 दिनों के भीतर भुगतान किया जा रहा है। किसानों का समय बचाने के लिए एक एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन टोकन प्रणाली और 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं। से जो है हमारे पास पैसे भी मिल ने जो है अर्जित किए, जिसके कारण हम आसानी से जो है लोगों को पेमेंट कर पाए। हमने कोशिश की कि किसानों को जो है पैसे की तंगी को लेकर के कहीं दुखी ना होना पड़े, इसलिए हमने इस बार टारगेट बनाया था कि जल्दी से जल्दी जो है उनकी पेमेंट की जाएगी और उनको केन यार्ड में भी वेटिंग पीरियड जो है वो कम किया गया, ऑनलाइन टोकन सिस्टम लागू किया गया, चाहे वो कैंटीन की व्यवस्था है या और चीज़ें हैं, जो भी हमें समस्याएं मिली हमने उसको दूर करने का प्रयास किया। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि किसान यूनियन केवल आंदोलन नहीं करती बल्कि सरकार और प्रशासन के अच्छे कार्यों का सम्मान करना भी जानती है। करनाल शुगर मिल ने किसानों के लिए सराहनीय कार्य किए हैं, जिसके लिए आज मिल प्रबंधन का सम्मान किया जा रहा है। टाइम से किसानों का गन्ना का पिराई सीजन निकल गया तो किसानों ने फैसला लिया मिलके कि भाई जो शुगर मिल का जो प्रबंध कमेटी है उसमें एमडी है और भी जो कर्मचारियों की टीम है, उनके बहुत और किसानों के सहयोग से बहुत अच्छे तरीके से ये वर्ष शुगर मिल का रहा। पहला जो मैनुअल जो सिस्टम चलता था उसमें सप्ताह तक भी यहाँ ट्रालियाँ खड़ी रही हैं, तो नई तकनीक आएगी तो सुविधा भी इसमें होगी और उसका हमें प्रयोग भी करना चाहिए। और इस तरह का आज इस संबंध में मैं फिर बता रहा हूँ कि सम्मान समारोह का आयोजन। वहीं गन्ना उत्पादक किसानों ने उनके हित में किए गए कार्यों और सुविधाओं के लिए मिल प्रबंधन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लाइन में लगने से बचने के लिए भी शुगर मिल द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों के समय की बचत होती है। बहुत अच्छा रहा। गन्ने की बॉन्डिंग को लेकर कहिए या पर्चियों को लेकर कहिए, नई टोकन प्रणाली को लेकर कहिए, गन्ने की पेमेंट को लेकर कहिए, तकरीबन किसानों को कोई दिक्कत नहीं आई इस बार। और उसी बात को लेकर आज किसान जो शुगर मिल का प्रशासन है उनको सम्मानित करेंगे, क्योंकि जो कोई भी ऑफिसर कोई प्रशासन अच्छा काम करे तो बधाई का पात्र है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।